आज का लेक्चर हमारा है 28 और ये सेकेंड ईयर और बीएससी फाइनल में इस्तेमाल हो सकता है। और ये एक स्टूडेंट ने पूछा था कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ये बात आप जानते होंगे कि बेंजीन का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है और किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आप जान चुके हैं, एक क्लास ले चुका हूं। ये बात आप जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में होती है। सेंट्रल एटम एक से ज्यादा हो तो हर सेंट्रल एटम में अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन आप जानते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। और ये भी जानते होंगे, पहले कई दफा बात हो चुकी है इस बारे में, हुन्स रूल के तहत ये आम हालत में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये बात आप जानते हैं कि एनर्जी हासिल करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में जंप कर जाता है, एक्साइटेड स्टेट हो जाती है। और क्यों जंप कर जाता है ये भी आप जानते हैं, ताकि वो एक जैसे हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आप देखें बेंजीन में साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका होता है, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। हर कार्बन के पास एक तो है हाइड्रोजन और 2 है बराबर वाले कार्बन। यानी अगर हम हर कार्बन को अलग अलग देखें तो कितने एटमों से बॉन्डेड है? 3 एटमों से। एक हाइड्रोजन से और 2 बराबर वाले कार्बन से। कितने एटमों से बॉन्डेड है? 3 एटमों से। अगर कार्बन 3 एटमों से बॉन्डेड हो तो इसका एक S और 2P हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक आप चाहें तो देख लीजिएगा, उसमें बताया हुआ था कि सेंट्रल जो एटम होता है वो जितने एटमों से बॉन्डेड होता है उतने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। ये बात आप जानते हैं कि अगर एक S और 2P हिस्सा लें तो फिर 3 बनते हैं। फिर वो ना S कहलाता है, ना PX, ना PY, वो sp2 कहलाता है। तीनों की एनर्जी सेम होती है, तीनों की शेप सेम होती है, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक S और 2P मिलकर 3 sp2 बनते हैं। तीनों की एनर्जी सेम होती है, तीनों की शेप सेम होती है, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। कितना रिपेल करता है? जितना वो ज्यादा से ज्यादा रिपेल कर सके। इस तरह उनकी एक पर्टिकुलर शेप बनती है। और sp2 की शेप आप जानते हैं ट्राइगोनल होती है, एंगल 120 डिग्री का होता है। तो ये देखें, ये कार्बन है, ये 3 sp2 बने, ये 3 sp2, इनके दरमियान एंगल 120 डिग्री का। ये sp2 sp2 sp2। अब 3 में से एक मिल गया हाइड्रोजन से के s ऑर्बिटल से और 2 मिल गए बराबर वाले कार्बन, क्योंकि उसमें भी sp2 ही हो रही है। यही सूरत हाल हर कार्बन में होगी। ये 3 sp2 बने, एक हाइड्रोजन से और एक बराबर वाले कार्बन से। इसी तरह इसके पास भी देखें तो 3 sp2 होंगे, इसके पास आप देखें 3 sp2 ऑर्बिटल होंगे। देखें तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए? 12। इसमें 6 तो कार्बन एटमों के दरमियान में और 6 कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के दरमियान में। ये देखिए बेंजीन के स्ट्रक्चर में आप यूं समझिए, देखिए ये 120 के एंगल होते हैं। अब इन सबको ऐसे ही जोड़ते चले जाएं।
इन सबको ऐसे ही 120 के लिहाज से जोड़ते चले जाएं। ये बेंजीन की शेप मिलती है। ठीक, अच्छा अब आप देखें हर कार्बन में एक S और 2 P तो मिल गए, लेकिन हर कार्बन के पास एक P ऐसा बच गया जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। उसे क्या बोलते हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड पीयर, जो कि इस प्लेनर, ये प्लेनर शेप कहलाती है 120 कहेंगे, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब अगर ये शेप है तो इसके ऊपर ऐसे हर कार्बन के पास ऐसे एक एक पी ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर, पी की शेप आप जानते हैं डम्बेल होती है, हर कार्बन के पास एक एक पी ऑर्बिटल है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है और उनका एक एक इलेक्ट्रॉन है। फिर ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये साइड टू साइड मिलते हैं, ये ऐसे साइड टू, ये इससे पाई बॉन्ड बनाता है, ये इससे पाई बॉन्ड बनाता है, ये 3 पाई बॉन्ड बनते हैं। आप जानते हैं कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ होता है या यहाँ होता है, इधर न्यूक्लियस होता है, या तो इसे अपर लोब कहते हैं, लोअर लोब, यानी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे तो बॉन्ड, अलग कोई बॉन्ड नहीं है तो यहाँ बॉन्ड बन जाएंगे। अच्छा अब आप आखिरी बात याद रखें, जितना इसका इससे पाई बॉन्ड बनने का चांस है तो उतना ही चांस इसका इससे भी है, यानी अगर 50% चांस यहां है तो 50% चांस यहां भी है, 50% चांस अगर यहां है तो 50% चांस इसका यहां भी है। यानी ये जो 3 पाई बॉन्ड यानी 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रिंग के ऊपर और नीचे डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी एक जगह फिक्स्ड होते 3 पाई बॉन्ड है लेकिन पूरे रिंग पर फैले हुए होते हैं। इसीलिए तो इन पाई इलेक्ट्रॉनों पर अटैक करना मुश्किल होता है, इसीलिए तो 3 पाई बॉन्ड होने के बावजूद बेंजीन KMnO4 से ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसीलिए तो 3 पाई बॉन्ड होने के बावजूद बेंजीन एडिशन रिएक्शन को फेवर नहीं करता, बजाय इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि बेंजीन में एडिशन होती ही नहीं या ऑक्सीडेशन होती ही नहीं, पाई बॉन्ड तो है लेकिन वो डीलोकलाइज्ड है, इसीलिए बेंजीन एक निस्बतन स्टेबल कंपाउंड है। अब अगले किसी क्लास में जो है वो बेंजीन के रिएक्शंस के बारे में कि वो किस कंडीशन पर और किन के कौन कौन से किस्म के रिएक्शन करते हैं, ये बात क्लियर हो गई। और इस तरह से ये टॉपिक भी हमारा हुआ कंप्लीट। जो टॉपिक और मालूम करना, एक स्टूडेंट ने डाइपोल मोमेंट बताया तो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया, एक ने बेंजीन का स्ट्रक्चर कहा था वो मैंने आपसे बात कर ली, एक स्टूडेंट ने पीरियोडिक टेबल के बारे में किसी लेक्चर के बारे में कहा था। एक पीरियोडिक टेबल का लेक्चर तो मैं पहले दे चुका हूँ जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, फैमिली वगैरह मालूम करते थे, लेकिन उसने पूरी पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर जो पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन है उसके बारे में कहा था। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।